हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में बात करेंगे फिजिक्स के कुछ एमसीक्यू की जो कि आपके एग्ज़ाम में आ सकते हैं। तो वीडियो के एंड तक बने रहें तथा अपना स्कोर कैलकुलेट करके बताएं। हम चलते हैं वीडियो की ओर। तो हम यहाँ देखें कि हमें फर्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया गया है। यदि कोई वस्तु पृथ्वी की ओर मुक्त रूप से गिरती है तो वस्तु की गति होगी। अर्थात कोई वस्तु इस प्रकार मुक्त रूप से गिर रही है, आप या कोई पॉइंट कंसीडर कर लिए तब वो मुक्त रूप से इस प्रकार गिर रही है, तो इसकी गति किस प्रकार हो सकती है। एक विमीय, द्विविमीय, त्रिविमीय अथवा इनमें से कोई नहीं। तो हम देखें कि ये गति सिर्फ एक विमीय दिशा में ही मूव कर रही है। हम इसके इस प्रकार कंसीडर करें, अगर ये दो अक्ष के रूप में मूवमेंट करती तो एक तल में गति होती। यहाँ एक तल में नहीं पूछा है, सिर्फ हमें एक विमीय के बारे में पूछा, तो ये गति एक विमीय होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। एक वस्तु का चाल समय ग्राफ x के समांतर एक रेखा है। इसका अर्थ है वस्तु समान गति से चल रही है, वस्तु असमान गति से चल रही है, वस्तु अस्थिर है, वस्तु त्वरित गति से चल रही है। तो सबसे पहले दिए गए क्वेश्चन के अनुसार हम ग्राफ प्लॉट कर लेते हैं। तो एक वस्तु का चाल समय ग्राफ अर्थात चाल तथा समय के बीच ग्राफ बनाना है। यह हम एक्स कंसिडर कर देते हैं या वाई अक्ष, या हम चाल कंसिडर कर लेते हैं। चाल क्या होती है, हमारी अदिश राशि होती है और एक टाइम टी के बीच कंटिन्यू होते हैं। अब इसमें होता है कि एक्स के समांतर है, इस प्रकार समांतर है। तो आप इस प्रकार देख सकते हैं कि जैसे जैसे हम समय बढ़ा रहे हैं चाल नहीं बढ़ रही है, अर्थात चाल नियत है। चाल क्या है, नियत है अर्थात कांस्टेंट है। तो यहाँ क्या होगा, हमारी जो वस्तु है वो क्या चल रही है, समान गति से चल रही होगी, क्योंकि जब ये पॉइंट यहाँ से लेकर इस पॉइंट से लेकर मान लो फाइनल पॉइंट तक आती है तो भी इसकी चाल अस्थिर रहती है। अस्थिर चाल है तो उसमें कोई त्वरण तो उत्पन्न होगा नहीं, क्योंकि हमारे पास त्वरण हमारे पास क्या होता है, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम, अर्थात कितना टाइम लिया गया उसमें, इस प्रकार होता है dv/dt। लेकिन यहाँ वेग में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, अर्थात चाल में कोई परिवर्तन नहीं है, तो हमारे पास त्वरण तो उत्पन्न होगा नहीं। तो हमारा यह ऑप्शन तो गलत हो गया। वस्तु स्थिर भी नहीं हो सकती क्योंकि वस्तु मूव कर रही है। वस्तु असमान गति से चल रही है, वस्तु असमान गति से चल रही होती तो त्वरण अवश्य उत्पन्न होता। तो ये ऑप्शन भी रॉन्ग हो गया, इसलिए ऑप्शन हमारा 1 करेक्ट होगा। वस्तु समान चाल से चल रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चले तो हम देखते हैं, वेग अथवा चाल का मात्रक है। वेग अथवा चाल का मात्रक क्या होता है, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। हम देखें कि हमारा जो वेग होता है वो क्या होता है, हमारे पास एक सदिश राशि होती है, और चाल हमारे पास क्या होती है, एक अदिश राशि। इसे भी वी से नोट कर सकते हैं। जैसे कि मैं आपसे एक एग्जांपल पूछता हूँ, अगर कोई राम है वो चित्तौड़ जाना चाहता है, उसे पता है कि उसे चित्तौड़ जाना है, ये उसकी चाल होगी या वेग। क्योंकि उसे पता है चित्तौड़ जाना है तो ये उसकी वेग होगा, अर्थात उसका वेग कहलाएगा। अगर उसे पता नहीं कहाँ जाना है तो वो अनिश्चित दिशाओं में जाएगा, वो उसकी दिशा का ज्ञात नहीं, इसलिए उसकी यह चाल होगी। अर्थात चाल में हमें दिशा पता नहीं होती, जबकि वेग में हमें दिशा का ज्ञान होता है। हम दिए गए क्वेश्चन को देखते हैं तो इसका हम मात्रक बताना है। तो आपको पता है कि वेग का मात्रक क्या होता है। वेग को हम किस प्रकार लिख सकते हैं, x/t। एक्स का मात्रक क्या होता है, मीटर, टाइम का होता है सेकंड, तो मीटर पर सेकंड हो जाएगा। तो हमारे पास ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं तो हमें क्या दिया गया है, एक कण का प्रारंभिक वेग 10 मीटर पर सेकंड, सॉरी क्या लिखा है, एक कण का प्रारंभिक वेग 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सॉरी, वेग का मात्रक मीटर पर सेकंड स्क्वायर नहीं, त्वरण का होता है। सॉरी, यहाँ क्वेश्चन प्रिंटिंग में मिस्टेक है, तो हम आगे पढ़ लेते था। मंदन 2 मीटर पर सेकंड है, तो यहाँ तो वेग कितना है, 10 मीटर पर सेकंड। और वेग हमारे पास 2 मीटर पर सेकंड था, मंदन 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, कण द्वारा 5 सेकंड में चली गई। सॉरी, इस क्वेश्चन को स्किप करते हैं, इसमें कोई प्रिंटिंग मिस्टेक है। अदरवाइज ये क्वेश्चन इस फॉर्मूले से हो जाएगा, SN U प्लस A/2 2n-1। मैं इसे वापस लिख देता हूँ इस प्रकार। आपने फॉर्मूला जनरली आपकी बुक में देखा होगा, इससे सिंपली सॉल्व हो जाएगा। SN U A/2 2n-1।
हमें वेग दिया गया है, या प्रिंटिंग मिस्टेक्स हो रही है इसलिए मैं इसे सोल्व नहीं कर रहा हूँ। अदरवाइज क्वेश्चन इस प्रकार सोल्व, वैल्यू की यू की रख देंगे, एक ही त्रिभुज का मान रख देंगे, एन यहाँ है हमारे कितने सेकंड में चली गई दूरी होगी, तो इस फॉर्मूले से हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को देखिए, तो प्रति तल से ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंका गया पिंड जब मेहतर ऊंचाई पर होता है तो उसका क्या क्या होता है? वेग अधिकतम होता है, त्वरण शून्य होता है, त्वरण अधिकतम होता है, वेग शून्य होता है। मान लो कि प्रक्षेपी गति की कल्पना कर लेते हैं, या कोई पत्थर को हम इस प्रकार ऊर्ध्वाधर ऊपर फेंकते हैं। मान लो प्रक्षेपी गति की बात करते हैं, जब ये पॉइंट यहाँ से अधिकतम ऊंचाई पर आया, यहाँ से वापस नीचे आएगा, इसकी क्या हो गई? मैक्सिमम हाइट हो गई एच। हमें बतानी इस साइड पर इसका वेग क्या होगा। तो हम देखते हैं कि जो मैक्सिमम हाइट पर होता है वस्तु का वेग क्या हो जाता है? v शून्य हो जाता है, क्योंकि यह जो वस्तु की अधिकतम ऊंचाई पर है त्वरण शून्य नहीं होता, त्वरण इसका जी रहता है। त्वरण तो गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र से बाहर जाने पर शून्य होगा, अदरवाइज शून्य नहीं होगा। मैक्सिमम हाइट पर हमारे पास हमें पता है कि किसी भी पॉइंट पर दो घटक होंगे, vx प्लस vy। अब ये डायरेक्शन पर निर्भर करता है कि किस प्रकार ये नेगेटिव या पॉजिटिव होगा। अगर हम मैक्सिमम ऊंचाई पर देखें, जैसे कि मैं इस डायग्राम को भी प्लॉट करता हूँ, जैसे कि यहाँ मैक्सिमम ऊंचाई पर देखें तो इसका एक घटक इस प्रकार होगा, एक घटक इस प्रकार होगा, क्योंकि वस्तु इधर आ रही है तो इसका परिणाम त्रिभुज हम देखेंगे तो इधर इस प्रकार बनेगा। यहाँ पर वस्तु का वेग शून्य हो जाता है, v 0। जैसे जैसे वस्तु इधर आएगी वापस इसके दो घटक हो जाएंगे, यहाँ इसका दोनों घटक मान शून्य होता है, इसलिए वेग हमारे पास क्या हो जाएगा? शून्य हो जाएगा। अधिकतम ये तो रॉन्ग होगा, त्वरण शून्य भी नहीं होता, अधिकतम तो हो ही ना, जी ही होता है। त्वरण का मान अधिकतम में तो यहाँ भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ आएगी तो जी ऊपर, जी नीचे की ओर था, एक अधिकतम v के कारण लगने वाला त्वरण भी हो सकता है, तो यहाँ तो हमारा रॉन्ग हो जाएगा। तो हमारा पॉइंट देखें तो यहाँ पर वेग शून्य होता है, ऑप्शन 4 करेक्ट होगा। दो रेलगाड़ियां क्रमशः u तथा v वेग से विपरीत दिशाओं में चल रही हैं, पहली गाड़ी के सापेक्ष दूसरी गाड़ी का वेग होगा। तो सापेक्ष वेग से लिया गया क्वेश्चन है। तो हम देखें कि दो रेलगाड़ी ए कंसीडर कर लेते हैं, बी कंसीडर कर लेते हैं। दोनों रेलगाड़ियां क्रमशः ये u से चल रही हैं, ये v से चल रही हैं, विपरीत दिशा में चल रही है, अर्थात ये इस दिशा में चल रही है, ये इस दिशा में चल रही है। विपरीत दिशा मतलब ये हो गया, तो विपरीत दिशा में चल रही है। पहली गाड़ी के सापेक्ष दूसरी गाड़ी का वेग क्या होगा? सापेक्ष जैसे हम किस प्रकार निकालते हैं? पहली गाड़ी के सापेक्ष दूसरी गाड़ी का पूछा है, तो हम देखते हैं v क्या करेंगे, a b क्या जाएगा, v a माइनस v b, क्योंकि याद है विपरीत दिशा में चल रही है, ये गाड़ी ए इस दिशा में है और वी बी गाड़ी हमारी क्या है, एक्स माइनस दिशा में चल रही है, तो ये हमारे पास क्या आएगा, वी माइनस दिशा में आएगी। तो हम देखें तो इसका जो वेग होगा वी बी प्लस वी ए प्लस वी बी, सॉरी यहाँ वी ए होगा। तो हमारे पास वी ए वी बी दोनों का वेग क्या होगा, एड होगा। तो हमें यू वी दिया है, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, यू वी, ऑप्शन 2 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया, मीनार की चोटी से छोड़ा गया पत्थर पृथ्वी पर 4 सेकंड में पहुंचता है, मीनार की ऊंचाई है। अर्थात कोई पत्थर मीनार से छोड़ा जाता है, जैसे कोई एक मीनार हो गई इस प्रकार, यहाँ से हम पत्थर को छोड़ रहे हैं, ये क्या है, अर्थ का सरफेस है, ये मीनार हो गई, इससे पत्थर छोड़ रहे हैं, तो ये क्या प्रक्षेप गति करेगा, इस प्रकार छोड़े या इसे उस प्रकार छोड़े, वो डिपेंड करेगा किस प्रकार छोड़ते हैं। लेकिन हमें क्वेश्चन में इतना डाटा दिया नहीं गया है, हमें सिर्फ टाइम दिया है 4 सेकंड लगते हैं नीचे आने में। तो मीनार की ऊंचाई बतानी है हमें एच, ये वाली। तो हम इसका कैलकुलेशन किस प्रकार करेंगे, इसके लिए हमें गति का सिंपली सेकंड वाला फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। तो अब लगा देते हैं सेकंड वाला फॉर्मूला, एच बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो हम देखेंगे जो वस्तु को नीचे आएगी तो उसका यू प्रारंभिक वेग क्या होगा, शून्य होगा, ये आपको पता होगा। अगर वस्तु को हम ऊपर फेंकते हैं तो इसका वी क्या होता है, शून्य होता है। तो एच बराबर 0, टाइम की वैल्यू दी है 4, 1/2, वस्तु नीचे आ रही है, तो ए बराबर क्या हो जाएगा, जी हो जाएगा। नीचे की ओर क्या लगेगा, त्वरण नीचे की ओर लगता है तो पॉजिटिव होगा, अर्थात धनात्मक होता है, जी
टी का मान 4 दिया, स्क्वायर कर लेते हैं इसको, तो हमारे पास आ जाएगा h बराबर 1/2, जी का मान 10 ले लेते हैं और टी का मान कितना दिया गया 16 हो जाएगा। 4 का स्क्वायर करेंगे 16 आ गया, 2 से 5 बार हो जाएगा तो कितने आएगी 30, तो सोल्व करेंगे तो 5 हो गया, लिखने में 5 बार कट गया, 5 इंटू 16 दिए हैं 16, मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 16 × 5 80 मीटर। तो हम देखिए तो ऑप्शन हमारा 3 करेक्ट हो जाएगा, 80 मीटर आएगा हमारे, अर्थात मीनार की ऊंचाई 80 मीटर होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखें तो क्या देखा है, एक कार सर्वप्रथम 5 किलोमीटर पूर्व दिशा में तय करती है, उसके बाद 12 किलोमीटर उत्तर दिशा में तय करती है। कार द्वारा तय की गई दूरी तथा विस्थापन क्या होगा। ये क्वेश्चन सोल्व करने से पहले आपको पता होना चाहिए कि दूरी तथा विस्थापन सदिश है या अदिश। तो हम देखते हैं कि दूरी जो हमारी क्या होती है अदिश होती है, अर्थात कोई दिशा नहीं होती, विस्थापन सदिश होती है। तो इसमें वेक्टर फॉर्म आएगा, तो हम लिख देते हैं पहले इस प्रकार हम डायग्राम्स कर लेते हैं। यह हमारा क्या हो गया पूर्व ईस्ट हो गया, ये हमारा वेस्ट हो गया, ये नॉर्थ और ये साउथ हो गया। अब देखते हैं कि एक कार 5 किलोमीटर पूर्व दिशा में तय करती है, पूर्व दिशा में कितनी करती है 5 किलोमीटर, उसके बाद 12 किलोमीटर उत्तर दिशा में, इस दिशा में 12 किलोमीटर तय करती है। कार द्वारा तय की गई दूरी तथा विस्थापन होगा, तो कार का दूरी तथा विस्थापन बताना है। तो दूरी तो हमें पता है कि दूरी कभी भी ऋणात्मक नहीं होती, जितनी वो चलती है उतनी उसकी दूरी होती है। तो 12 और 5 कितनी हो जाएगी 17 किलोमीटर उसकी क्या हो गई दूरी हो गई। विस्थापन पता है ना, तो हमें विस्थापन पता करने के लिए हम विस्थापन क्या होता है सदिश होती है, तो इसके ऊपर वेक्टर फॉर्म लगाना होगा 12 12। अब इसका हम क्या करेंगे विस्थापन करेंगे, तो इस पॉइंट से इस पॉइंट तक फाइनल से अंतिम पॉइंट तक हमें दूरी निकालनी होगी, फाइनल से इनिशियल पॉइंट के बीच की दूरी। तो ये हम देखेंगे तो ये हमारे पास 12 है, ये 5 है, इससे हम किस पे सोल्व कर देंगे पाइथागोरस प्रमेय से। तो हम कर देते हैं a² + b², मैं फिलहाल से मिटा देता हूँ। तो विस्थापन कितना आ जाएगा हमारे पास 12² + हाफ² मल्टीप्लाई 144 + 25 कितना जाएगा 169। इसका हमारे पास नोट करेंगे हमारा क्या कितना जाएगा 13। तो हम देखिए तो ऑप्शन हमारा वाला करेक्ट होगा, अर्थात दूरी 17 किलोमीटर विस्थापन 13 किलोमीटर आ जाएगा। केस पद्धति में त्वरण का मात्रक है, सॉरी यहाँ केस नहीं, केस पद्धति में त्वरण का मात्रक है। तो सिंपल क्वेश्चन है, त्वरण हमारे पास क्या होता है v/t dv/dt। v की मात्रक हमारे पास क्या होता है मीटर पर सेकंड, टाइम का सेकंड, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ऑप्शन 3 करेक्ट हो जाएगा। प्रक्षेप्य गति के दौरान निम्नलिखित में कौन सी राशि संरक्षित रहती है। जो प्रक्षेप्य गति होती है अर्थात प्रलयकार गति, जब किसी पदार्थ को हम फेंकते हैं इस प्रकार गति होती है, तो उसमें कौन संरक्षित रहता है। अब जो मैक्सिमम स्टूडेंट होंगे उनको यहाँ डाउट होगा संवेग नियत रहता है, अधिकतर लोगों को यही लगता है कि संवेग नियत होता है, लेकिन आपको याद रखना है कि प्रक्षेप्य गति में यहाँ संवेग नियत नहीं रहता है, अर्थात संरक्षित नहीं रहता है, यहाँ यांत्रिक ऊर्जा संरक्षित रहती है। इसका आंसर होगा यांत्रिक ऊर्जा, जो कि गतिज ऊर्जा तथा स्थितिज ऊर्जा का योग होती है। अर्थात जब एक स्थान पर गतिज ऊर्जा बढ़ती है तो दूसरे स्थान पर घट जाती है। जैसे जैसे हम ऊंचाई पर जाते हैं तो स्थितिज ऊर्जा बढ़ती है, लेकिन गतिज ऊर्जा उतनी कम होती जाती है, और नीचे आएंगे तो स्थितिज ऊर्जा घटने लग जाएगी तो गतिज ऊर्जा बढ़ने लग जाएंगी। इसलिए यांत्रिक ऊर्जा हमेशा संरक्षित रहती है, संवेग यहाँ संरक्षित नहीं रहता है। इस पॉइंट पर संवेग का मान डिफरेंट हो तो इस पॉइंट पर संवेग का मान डिफरेंट होगा, तथा दिशा भी विपरीत हो सकती है, क्योंकि संवेग क्या है एक सदिश राशि है, तो दिशा से भी ये चेंज हो सकता है। इसलिए हमारे पास संवेग नियत नहीं रहता, जबकि यांत्रिक ऊर्जा संरक्षित रहती है। चलित निर्देश तंत्र में त्वरण 1 का मान 0 होता है जब, तो इस क्वेश्चन में पूछ रहा है कि त्वरण 1 का मान 0 कब होगा। तो सिंपल क्वेश्चन है, तो सबसे पहले देख लो न्यूटन के सेकंड नियम से, गति का सेकंड नियम दिया था वो क्या होता है dp/dt। इससे हम सोल्व करेंगे तो हमारे पास m में आता है। तो हम देखेंगे तो हमारे पास त्वरण का मान 0 होता है, कब होगा
जब हमारे पास एफ शून्य हो, त्वरण का मान शून्य हो जाएगा। एम का मान तो कोई दिया ही नहीं है यहाँ पे, इस प्रकार लिखा एफ बड़ा है 1 से, तो एफ 0 है तो त्वरण शून्य हो जाएगा, तो 4 ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चाल समय ग्राफ का ढाल प्रदर्शित करता है। चाल समय ग्राफ का ढाल क्या प्रदर्शित करता है? था जैसे मैं चाल तक समय के बीच ग्राफ खींचूँ, ये टाइम हो गया, ये चाल हो गया, इसका जो ढाल होगा क्या निरूपित करेगा? यथार्थ में इस प्रकार बना दूँ, इस प्रकार गति कर रही वस्तु तब v था एक्स टी के बीच ग्राफ खींचा जाए, तो हमें सरल गति का हमारे पास समीकरण क्या होता है? y = mx + c, अर्थात इसमें कोई इंटरसेप्ट तो नहीं है, तो c की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। हम देख लेता हूँ ढाल जो कि हम m से प्रदर्शित करते हैं, y = mx, y की जगह पे मैंने क्या लिया था? v लिया था, x की जगह पे t लिया था और m, तो ढाल क्या निरूपित करेगा? v/t। ढाल को हम tan थीटा लिख सकते हैं, आपको पता होगा, बिल्कुल बेसिक है। अब ये ढाल क्या प्रदर्शित कर रहा है हम, तो v/t हमारा क्या होता है? त्वरण होता है, तो हम देखें तो हमारा त्वरण निरूपित करता है। चाल समय ग्राफ क्या प्रदर्शित करता है? त्वरण। आगे हम चलते तो प्रक्षेप्य पथ के उच्चतम बिंदु पर त्वरण का मान होता है, तो प्रक्षेप्य पथ के उच्चतम बिंदु पर त्वरण का मान क्या होगा? अर्थात इस पॉइंट पे पहुंच जाए। पहले हमने जो क्वेश्चन पढ़ा था उसमें चाल पूछी थी, तो चाल हमारे पास क्या होती है? शून्य होती है। कौन सी चाल शून्य होती है? vy वाली, अर्थात vy वाली, vx वाली शून्य नहीं होती, vy वाली घटक वाली शून्य होती हैं। और उच्चतम बिंदु पर त्वरण क्या होता है? तो त्वरण तो शून्य हो नहीं सकता, त्वरण जी के बराबर होता है उच्चतम बिंदु पर। क्वेश्चन में चलें, अधिकतम प्रकाश के लिए किस कण का प्रक्षेप्य कोण होना चाहिए? अधिकतम प्रकाश के लिए किसी कण का प्रक्षेप्य कोण क्या होना चाहिए? जैसे कि मैं आपसे कहूँ कि आप पत्थर को एक फेंको यहाँ से, या कोई जो अर्थ का सरफेस है, यहाँ आप जिस प्रकार खड़े हुए यहाँ से एक इस प्रकार लाइन खींचे, हम बिल्कुल समांतर हैं जो कि आपके जिस प्रकार आप खड़े हो। अब आप यहाँ से एक पत्थर को 30 डिग्री, 45 डिग्री, 46 डिग्री फेंको, तो वो पत्थर किस हाइट पर अधिकतम ऊंचाई पर जाएगा, आपको ये बताना है, अर्थात किस कोण पर अधिकतम ऊंचाई पर जाएगा। तो आप प्रैक्टिकल कर सकते हो, लेकिन हम प्रैक्टिकल नहीं करेंगे। हमें पता है कि ऊंचाई का फॉर्मूला क्या होता है? h = u² sin² 2θ अपॉन g। मैं वापस लिख देता हूँ, दिखता नहीं होगा, h = u² sin² 2θ अपॉन g। अब हम देखें कि यहाँ अधिकतम मान कब आ सकता है। चाल से हमें लेना नहीं है, यहाँ हमें अधिकतम मान कब आ सकता है? 2θ दिया है, अगर हम थीटा की वैल्यू 90 ले तो यहाँ हमारे पास 2 से मल्टीप्लाई के होगा 180, तो 180 तो कटने लग जाएगा। तो हम देखते हैं कि थीटा की जब 45 डिग्री लें तो हमारे पास 90 आ जाएगा, और 90 की वैल्यू कितनी होती है? साइन थीटा 1 होती है। अगर हम 0 डिग्री लेंगे तो 0 डिग्री लेंगे साइन थीटा की मान तो 0 का मान 0 डिग्री हो जाएगा, तो h की मान तो 0 आ जाएगा। तो साइन थीटा की जब हम 45 डिग्री लेंगे तो 2 से मल्टीप्लाई 45 होकर 90 डिग्री आएगा, और साइन 90 मान 1 डिग्री होता है। तो हमारे पास एच मैक्सिमम कब आएगी? एच मैक्सिमम आएगी हमारे पास 45 डिग्री पे, u² g। तो हम देखिए तो ये हो जाएगा, सॉरी यहाँ 150 लिखा, 450 नहीं 45 डिग्री है। नेक्स्ट के ऊपर चलते हैं। एक प्रक्षेप को 36 परास उसकी अधिकतम प्राप्त ऊंचाई का 4 गुना है, 36 से इसका प्रक्षेप्य कोण होगा। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको फॉर्मूला अच्छे से आना चाहिए। इसके लिए एक ट्रिक है फॉर्मूले की, जनरली थोड़ा एडवांस क्वेश्चन है, इसके आपके एग्जाम में आने के चांस ना के बराबर है। 5% चांस है कि आपके एग्जाम में क्वेश्चन आए, 5% से मानो तो 5% से भी इसके कम चांस हैं। तो हम सोल्व करते हैं, तो इसके लिए फॉर्मूला है r tan θ = 4h। ये जनरली अधिकतम ऊंचाई तथा 36 परास में रिलेशनशिप होता है। आपसे याद रखने चाहो तो रख सकते हो, आप इसे सोल्व से आसानी से करते हो। इसके प्रक्षेप को देखिए तो प्रक्षेप को 36 परास उसकी अधिकतम ऊंचाई प्राप्त ऊंचाई का 4, आर हमें अधिकतम ऊंचाई की 4 गुना दी है, तो इसे लिख देंगे 4h, आर का मान 4h है, tan θ = 4h। तो हम 4 से 4 कर जाएगा, tan θ का मान कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। तो tan θ 1 कहाँ पर होता है? 1 का मान कहाँ पर
45 डिग्री हो, 90 डिग्री हो, 60 डिग्री हो, 30 डिग्री हो, कब एक होता है? 30 डिग्री होता है 1/√3। 60 डिग्री पर हमारे पास √3 होता है, 45 डिग्री पर एक होता है। तो हम देखते हैं कि हमारे पास 45 डिग्री होगा। ऑप्शन 3 करेक्ट होगा। क्वेश्चन तुम पढ़ लिया था, सॉरी रिपीट हुए क्वेश्चन आ रहे हैं, देखते हैं नाइट आगे की ओर उसको खुलते हैं। तो हमारे पास कुछ इतने ही क्वेश्चन थे। आशा करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अपनी प्रिपरेशन लगातार जारी रखिए तथा अच्छे रूप से पढ़ें ताकि आप अच्छा स्कोर एग्ज़ाम में करके आए तो पेपर को इजीली सॉल्व कर सकें। आप जितनी प्रैक्टिस कॉपी में लिख के करेंगे आपके लिए उतना ही एडवांटेज है, क्योंकि फिजिक्स आपकी प्रैक्टिस लिखने से मांगती होगी। अगर आप कॉपी लेके सिर्फ अपनी मेमोराइज से उसे याद करेंगे तो ये कभी संभव नहीं हो पाएगा। थैंक यू। तो आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ अच्छे MCQ के साथ जो कि आपके एग्ज़ाम में मदद कर सकते हैं।